हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि 2000 का है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम जीके के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि 2015 का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था, उसमें जीके में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का या फिर दंत विज्ञान का? तो फ्रेंड्स, ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जब भी पक्षियों का अध्ययन की बात आती है तो वहां पे जो विज्ञान यूज किया जाता है वो होता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है, मायोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, कानों के दोष के लिए या फिर एक प्रकार का स्वर है? तो फ्रेंड्स, मायोपिया यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, जिसको आईसाइट में प्रॉब्लम होती है, जिसको नियर आईसाइट प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मायोपिया यूज किया जाता है वर्ड। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में या कैलिफोर्निया में? तो फ्रेंड्स, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है, तो इसका आंसर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है, जापान की संसद का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर हम जापान की संसद की बात करें तो उसका नाम है डाइट। नेक्स्ट है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी या विलियम बेंटिक? तो फ्रेंड्स, भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी, जो कि मुंबई थाने से चली थी, वो थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट, हिमालय, एल्प्स या फिर हिमालय? तो फ्रेंड्स, सबसे ऊंची पर्वतमाला है एवरेस्ट, जो कि हिमालय है। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने? तो फ्रेंड्स, जो जजिया कर था वो हिंदुओं पर लगाया जाता था और उसको अकबर ने समाप्त कर दिया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो प्रचार प्रसार है वो भारत में किसने किया था? कर्नल अल्काट ने, एनी बेसेंट ने, राजा राममोहन राय ने या फिर विलियम बेंटिक ने? तो फ्रेंड्स, अगर हम भारत की बात करें कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किसने किया था, तो वो थी एनी बेसेंट, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है, मुंबई में है, बेंगलुरु में है या फिर नई दिल्ली में है? तो फ्रेंड्स, सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, कालीकट, कांडला या फिर गोवा? तो फ्रेंड्स, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बात करें कि मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है, तो वो है कांडला, जो कि पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह है भारत का। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर, वेरोमीटर, टैकोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर? तो फ्रेंड्स, जो दूध होता है उसमें शुद्धता उसकी जांचने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? बुध, शुक्र, प्लूटो या फिर मंगल? तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी चमकदार ग्रह की बात करते हैं तो वो है शुक्र। हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकदार होता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर स्पीकर? तो फ्रेंड्स, अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो उसका सभापतित्व होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, जब भारत का विभाजन किया गया था तो 3 जून 1947 को एक योजना बनाई गई थी, तो हमें बताना है कि उस योजना को क्या कहते हैं। लॉर्ड माउंटेन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेवेल योजना या फिर क्रिप्स योजना? तो फ्रेंड्स, ये योजना बनाई थी लॉर्ड माउंटेन ने, इसलिए इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह पर किसने जोर दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने, गोपाल हरि देशमुख ने या फिर महात्मा गांधी ने? तो फ्रेंड्स, अगर हम विद्या पुनर्विवाह की बात करते हैं तो इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इन्होंने खुद एक विधवा स्त्री से शादी की थी, जिसके बाद इन्होंने इस जो भी कुप्रथा थी इसको हटाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? मैडमस, हैबियस कार्पस,
कोवार्टो या सर्टियोरारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है हैबियस कार्पस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र या फिर खून। तो फ्रेंड्स कैल्शियम जो हमारा सहायक होता है वो है हड्डी। ये हड्डियों को मजबूत करता है और इसकी कमी से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती या फिर महानदी। तो फ्रेंड्स अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है ताप्ती नदी। और जो सबसे ज्यादा जो जल जिस नदी का गिरता है अरब सागर में वो है सिंधु नदी। नेक्स्ट है निम्न में से किस उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो फ्रेंड्स अगर शरीर के अंदर हमारा हेपरिन की कमी होगी तो इसके कारण हेपरिन की अगर उपस्थिति होगी तो इसके कारण हमारे शरीर के भीतर जो है वो रक्त नहीं जमेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो उनका नाम गयासुद्दीन तुगलक भी था और इनकी मृत्यु के बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि कौन उदारवादी नहीं है। तो ऑप्शंस है गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा उदारवादी नेता नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जो कि है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नेता नहीं है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? वैशाली, बोधगया, लुम्बिनी या सारनाथ। तो फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना जो उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन किया था वो किया था सारनाथ में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है शेरशाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लाहौर में, बदायूं में या फिर सासाराम में। तो फ्रेंड्स शेरशाह की जो कब्र है वो सासाराम में स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? ग्राम, जन, विस या फिर सभा। तो फ्रेंड्स वैदिक युग में जो ग्राम समूह हुआ करते थे उनको विस नाम दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स हेनसांग भारत आया था यात्रा पर तो वो आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का क्या नाम था? ऑप्शंस हैं तत्व बोधिनी सभा, ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो फ्रेंड्स 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जो समाज सेवी संस्था स्थापित की थी उसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर अरुणा आसफ अली। तो फ्रेंड्स जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स, कालाजोर, कैंसर या फिर मधुमेह। तो फ्रेंड्स HIV का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी की सूर्य से निकटता या फिर पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें दिन और रात बनने के कारण तो यहाँ पे ऑप्शंस ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस दोनों ही करेक्ट है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना भी यही एक ये भी कारण है, दूसरा ये भी कारण है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें
कि प्रीवियस पेपर में कौन सा इसका राइट आंसर था। तो इसमें जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। उन्होंने इसको करेक्ट माना था। नेक्स्ट है, रडार यंत्र किस काम में आता है? जहाजों की चाल मापने के लिए, जहाजों का भार मापने के लिए, जहाजों का मार्ग मापने के लिए, या फिर जहाजों की गति, स्थिति और दिशा मापने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जहाज पर रडार लगी होती है, तो उस रडार का काम होता है जहाज की गति, स्थिति और दिशा पता लगाना कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश है? इथोपिया, श्रीलंका, भारत या फिर ब्राजील। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताना है कि भारत का सबसे अधिकतम कॉफी उत्पादक प्रदेश कौन सा है। तो फ्रेंड्स, वो है यहाँ पर ब्राजील। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। जो सबसे ज्यादा कॉफी उगती है भारत के अंदर, वो है हमारा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? केवल ए ग्रुप, केवल ए बी ग्रुप, केवल ओ ग्रुप या फिर ए तथा ओ ग्रुप। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ग्रुप ए को रक्त देने की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप ए है वो भी ए को ब्लड दे सकता है, और ओ तो हर किसी को ब्लड दे सकता है, फिर चाहे वो ए हो, बी हो, ए बी हो या फिर ओ हो। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1935 में या फिर सन 1937 में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, घासीराम कोतवाली पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर या फिर बिमल मित्र। तो फ्रेंड्स, अगर हम घासीराम कोतवाली की बात करें, तो इसके जो लेखक हैं वो है विजय तेंदुलकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में से निम्न में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा या फिर मृत्यु दर कम होना। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होगा? ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो भारत की जो आर्थिक विकास की जो मूल समस्या है वो उत्पन्न हुई? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मृत्यु दर कम होना। ये इसमें से ऐसा कोई भी कारक उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि डायरेक्ट इफेक्ट करती है विकास में, निर्धनता असमानता भी इफेक्ट करती है, और बेरोजगारी एंड अशिक्षा भी इफेक्ट करती है। क्योंकि अशिक्षा होगी तो लोग आगे इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे और ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम को वो उस ढंग से नहीं कर पाएंगे कि उन्हें वहां पे प्रॉफिट अर्न हो। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, मलुकदास, चंदबरदाई या फिर शरफुद्दीन यजदी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि पृथ्वीराज रासो की रचना जो जो कि पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पर बेस्ड है, तो उसकी रचना की थी चंदबरदाई ने। ये बहुत ही फेमस जीवनी है फ्रेंड्स, हर बार इस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1550, 1556, 1559 या फिर 1560 में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पानीपत के युद्ध की कि उसका द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1556 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर ऋषि राजगोपालचारी। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दयानंद के बचपन का क्या नाम था? परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद या फिर अंबाशंकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दयानंद के बचपन का नाम था वो था मूलशंकर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में,
1576 में या फिर 1761 में? तो फ्रेंड्स, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है, मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, या फिर कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग, एक तरह का कर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम अष्टप्रधान की बात करें तो ये 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो कि मराठा शासक के यहाँ काम किया करती थी और ये उनके सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? रोशन आरा, जहां आरा, रजिया सुल्तान, या फिर चांद बीबी? तो फ्रेंड्स, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली जो प्रथम महिला थी और अंतिम महिला भी थी वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 92वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 51A, 53A, 54A, या फिर 55A? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 54A। नेक्स्ट है, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान में? तो पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में। ये डॉक्टर कुरियन की याद में दिया जाता है। डॉक्टर कुरियन डेयरी विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आशुतोष चटर्जी ने, या फिर हरिंद्रनाथ टैगोर ने? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रगान की जनगण मन जो था उसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सिक्कों के चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय, या फिर स्कंदगुप्त? तो फ्रेंड, चांदी के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, नील नदी की देन किसे कहते हैं? भारत को, मिस्र को, सूडान को, या फिर जापान को? तो फ्रेंड्स, नील नदी की कहा जाता है कि ये मिस्र की देन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? पहली, दूसरी, चौथी, या फिर पांचवी? तो फ्रेंड्स, जो पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे भारत के अंदर किया गया था वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसके अंदर ये नारा दिया गया था कि गरीबी को हटाओ। नेक्स्ट है, 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, एबा बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, 1923 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और वहां पे एक दांडी यात्रा भी शुरू की थी 1930 में। तो ये किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग नमक पे टैक्स लगाते थे और बहुत भारी कर उस पे लिया करते थे। तो इस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। उत्साह किस रंग रस का स्थायी भाव है? ऑप्शंस है, रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस, या फिर विभत्स रस? तो फ्रेंड्स, उत्साह रस स्थायी भाव होता है वीर रस का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, दंत, या फिर ओष्ठ? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें का के उच्चारण स्थान की, तो फ्रेंड्स का बोला जाता है कंठ से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मीठा का विलोम क्या होगा? फीका, कड़वा, तीखा, या फिर नमकीन? तो फ्रेंड्स, मीठा का विलोम शब्द होता है कड़वा, जबकि फीका होता है यहाँ पे तीखा, नमकीन ये इसका विलोम शब्द नहीं है। इसका विलोम शब्द जो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा वो होगा कड़वा। नेक्स्ट है, उसने कहा था कि लेखक हैं धूमिल, प्रेमचंद, नागार्जुन, या फिर चंद्रधर शर्मा? तो फ्रेंड्स, उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश पाताल एक कर देना का क्या अर्थ होता है? झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, या फिर कठिन परिश्रम करना? तो फ्रेंड्स, आकाश पाताल की बात करें तो वो तब यूज किया जाता है जब कोई पर्सन बहुत मेहनत करे। हम बोले कि उसने तो आकाश पाताल एक कर दिए, इतनी मेहनत करी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, कठिन परिश्रम करना।
नेक्स्ट है शुभागमन में संधि है यण, गुण, अयादि। हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है दीर्घ। तो हमें बताना है जो शुभागमन में जो संधि है वो कौन सी है। तो फ्रेंड शुभागमन में जो यहाँ पे संधि यूज की गई है वो है दीर्घ संधि। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, जापानी, रूसी या फिर तुर्की। तो फ्रेंड्स स्पुतनिक जो हमारा शब्द है ये हमारा रूसी भाषा से लिया हुआ है, तो ये रूसी शब्द है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुब्री समास की कि बहुब्री समास क्या है। त्रिभुज है, राजपूत है, प्रतिदिन है या फिर चक्रपाणी है। तो फ्रेंड्स बहुब्री समास होता है हमारा चक्रपाणी। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन है ए, श, ज्ञा या फिर ड़ा। तो फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन शब्द होते हैं हमारा ऑप्शन सी क्या, ये संयुक्त व्यंजन शब्द है। ये हमारा बना है या एंड ज्ञा, जो हमारा बना है जा और या से, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है जो किसी नियम का पालन ना करे कहलाता है अभ्रद, उच्छृंखल, अनुशासनहीन या फिर दुष्ट। तो फ्रेंड जो किसी नियम का पालन ना करे वह शब्द कहलाता है उच्छृंखल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगर कोई भी यहाँ पे वर्ड बोलने में थोड़ी अगर गलती हो रही हो तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि हिंदी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं हिंदी में भी वीडियो अपलोड करूं कि वीडियो प्रीवियस पेपर में हिंदी से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूं। लेकिन अगर किसी भी वर्ड में लगता है कि मैं उसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है। तो हमें यहाँ पे आप वर्ड फिल करना है। उत्थान के लिए तो हमें श्रम करना पड़ता है, डैश अपने आप हो जाता है। तो वो क्या है, ह्रास, ध्वंस, विनाश या फिर पतन। तो फ्रेंड्स आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, उत्थान का अपोजिट ले लीजिए तो वो यहाँ पर होगा। तो उत्थान के लिए तो क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, और क्या अपने आप हो जाता है, तो उत्थान का होता है पतन, अपोजिट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, पतन। नेक्स्ट है कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है। ऑप्शन से हमारे तड़ित, यामिनी, चपला या चंचला। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि यहाँ पर हमारे अलग हैं, हम बोल सकते हैं कि वो किसी से भी मैच नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये हमारा यहाँ पे मैच नहीं होता है, तो फ्रेंड्स ये हमारा तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला ये हमारे बिजली के दे रखे हैं पर्यायवाची शब्द, जिसमें कि यामिनी हमारा नहीं है, जबकि तड़ित, चपला और चंचला हमारे बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार होता है, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्म कर्ता क्रिया या फिर क्रिया कर्ता कर्म। तो फ्रेंड्स हिंदी के वाक्य के अनुसार पद बताएं तो ये होता है हमारा कर्ता कर्म एंड क्रिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मोहन अपने कार्य में दक्ष है, मैं रेखांकित शब्द का सही हमें विकल्प चुनना है। चतुर है, चालाक है, प्रवीण है या फिर पूर्ण है। तो फ्रेंड्स बताना है दक्ष का यहाँ पे क्या मतलब है। मोहन यहाँ पर अगर हम देखें दक्ष का समानार्थी शब्द तो फ्रेंड्स वो है यहाँ पे प्रवीण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, मोहन अपने कार्य में प्रवीण है। नेक्स्ट है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर पूर्णकालिक। तो फ्रेंड्स जिस क्रिया पर फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ये हम यहाँ पे पता लगाएं। तो फ्रेंड्स जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शंस भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है का, आ, अकहा, इकहा। तो फ्रेंड संयोजिका में जो प्रयुक्त प्रत्यय होता है वो है आ और मूल शब्द संयोजक है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, अनार, अपार,
अकाल या फिर अखाद्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें उपसर्ग की तो अनार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, अन्य सभी शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स अगर आपको उपसर्ग देखनी है तो आप सबसे पहले ये देख लिया कीजिए कि यहाँ पर आप उस वर्ड को जब तोड़ेंगे तो उनका अलग अलग मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि अ प्लस पार अलग अलग मीनिंग है, आ प्लस काल, आ प्लस खाद्य, जबकि आ प्लस नार का कोई मीनिंग नहीं होता, जबकि पार काल खाद्य का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अलंकार है, श्लेष, उपमा, अनुप्रास या रूपक। तो फ्रेंड्स कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं, 4, 7, 5 या फिर 9। तो फ्रेंड्स अगर देवनागरी लिपि में बात करें तो 5 वर्ग हैं। ये 5 वर्ग होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, रा वर्ग, ता वर्ग एंड पा वर्ग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट है सॉरी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग एंड पा वर्ग। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, शुद्धवर्तनी, सुलेख, ऋतुलेख या फिर आशुलेख। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें शुद्धवर्तनी बोलने की योग्यता की तो सुलेख, ऋतुलेख और आशुलेख ये सभी संबंधी लेखन संबंधी योग्यताएं हैं, जबकि बोलने की योग्यता होती है शुद्धवर्तनी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छलना, चालाकी करना या फिर राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मुंह पे राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ तो उन लोगों पर चरितार्थ होता है जो ऊपरी भाव से तो मित्रता प्रदर्शित करते हैं लेकिन उनके अंदर शत्रु का भाव होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है, दोहा, चौपाई, रोला या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स दोहा, चौपाई और रोला तीनों ही मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे दोहा में विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ये सभी। नेक्स्ट है ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उल, इल, ईन या फिर ईम। तो फ्रेंड्स ग्रामीण शब्द में प्रत्यय की बात करें किसका हुआ है तो ग्रामीण में हुआ है ग्राम प्लस ईन। तो यहाँ हमारा ईन वर्ड करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द, अचिंत्य, चिंतनशील, चिंतामणि या फिर चैतन्य। तो फ्रेंड जिनकी चिंता ना की जा सके वो होता है अचिंत्य। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आकर्षक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, संकर्षक, विकर्षक, प्रकर्षक या फिर अनाकर्षक। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आकर्षण की अर्थात खिंचाव का विपरीतार्थक विकर्षक अर्थात लगाव होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है इसका अगर हम बात करें आकर्षण का विपरीतार्थक की तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा विकर्षण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंह का पर्यायवाची नहीं है, शार्दूल, मृगेंद्र, केशी या फिर तड़ित। तो फ्रेंड्स बताना है इसमें हमें सिंह का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर सिंह के पर्यायवाची की बात करें तो सिंह के पर्यायवाची होते हैं केसरी, मृगराज, मृगेंद्र, केहरी, व्याग आदि। इसके साथ ही केशरी, शार्दूल और वनराज भी सिंह के पर्याय होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स तड़ित जो है ये वो है हमारा बिजली का पर्यायवाची। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीलांबर किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्री। तो फ्रेंड्स ये हमें बताना है नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स नीलांबर जिसका अर्थ होता है नीला है अंबर जिसका, यानी कि अर्थात कृष्ण। यहाँ पर श्री कृष्ण एक अन्य अर्थ की प्रधानता का बोध हो रहा है, अर्थात नीलांबर बहुब्री समास है। इसमें नीला और अंबर दोनों में से
कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि पूरा ही पद किसी अन्य पद श्री कृष्ण का विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, किसी भी वर्ड को यहाँ पे प्रोनाउंस करने में कोई मिस्टेक हो रही हो तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट है, यह किताब रमेश को दे दो। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है, विभक्ति है संप्रदान, अधिकरण, करण या फिर कर्म। तो फ्रेंड्स बताना है ये किताब रमेश को दे दो शब्द में प्रयुक्त कारक विभक्ति कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यह किताब रमेश को दे दो में इस वाक्य में आया पदसर्ग को कर्म कारक विभक्ति का चिन्ह है, अतः यहाँ पे कर्म कारक विभक्ति है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है? यद्यपि, अन्वेषण, नायक या फिर सदैव। तो फ्रेंड्स बताएं यहाँ पर अगर हम अयादि संधि के बारे में, तो फ्रेंड्स अयादि संधि में आता है ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो है अयादि संधि कहलाता है। जैसे कि ए का आय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स यद्यपि संधि में हम बात करें, यद्यपि यदि प्लस इपि ई प्लस आ यानी कि ऋण संधि का उदाहरण है। अन्वेषण अनु प्लस एषण यानी कि उ प्लस ए, ये भी ऋण संधि का उदाहरण है। नायक ने प्लस अकह, ए के बाद स्वर आ रहा है, इसलिए फ्रेंड्स ये अयादि संधि है। और अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें सदैव, सदा प्लस एव, आ प्लस ए, ये वृद्धि संधि है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर है अयादि संधि का वो है ऑप्शन सी, नायक कहा। नेक्स्ट है, मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा, विशेषण, अव्यय या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स मोहन उठकर बाहर जाओ फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। अवयव शब्दों के अन्य उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि भीतर, आगे, पीछे, धीरे धीरे, तीव्र इत्यादि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यह आम मीठा है। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? विशेष्य, सार्वनामिक, विधेय विशेषण या फिर प्रविशेषण। तो फ्रेंड्स यह आम मीठा है, यहाँ मीठा एक विधेय विशेषण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विधेय विशेषण। नेक्स्ट है, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरला, सरलता, सरलीय या फिर सरलाभ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करें सरल शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सरलता एक भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरलता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हमारे पिस्तौल, रेल, चेहरा, आदमी। तो फ्रेंड्स पिस्तौल विदेशी शब्द अर्थात पुर्तगाली शब्द है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी। तो फ्रेंड्स मैथिली, मगही, भोजपुरी सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या हो गया? मैथिली हो गया, मगही हो गया और हो गया हमारा भोजपुरी। तो यहाँ पे जो नहीं आता है ये पूछा गया है, तो वो है ऑप्शन डी, अवधी बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है? आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना या फिर धाक जमाना। तो फ्रेंड्स मुट्ठी गर्म करने का अर्थ है घूस या किसी को रिश्वत देना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। इस पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर बीभत्स रस। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन पंक्तियों की, तो इन पंक्तियों में उत्पन्न भावों को ये दर्शा रहे हैं कि इसमें एक व्यक्ति के किसी प्रिय व्यक्ति के विरह में ये पंक्तियां कही गई हैं, तो इसके अंदर वियोग रस आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम इनके राइट आंसर की बात करें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तर, तम, दार या फिर इया। तो फ्रेंड्स बात करें उच्चतम में, तो इसको अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो होगा उच्च प्लस तम। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तम।
नेक्स्ट है करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमूर्षा, बुभुक्षा, जिज्ञासा या फिर चिकीर्षा। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे करने की इच्छा के लिए एक शब्द, तो वो है हमारा चिकीर्षा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमें विपरीतार्थक शब्दों को बताना है कि इसमें से विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन है हमारा अवनी। ऑप्शन से अंबर, तारे, समुद्र, पर्वत। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अवनी के विपरीतार्थक शब्द की, तो वो है हमारा अंबर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंतद्वंदु। तो इसका ऑप्शंस है वही द्वंदु, द्विहिंदा, अद्वर्द या द्विंद। तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे अंतद्वर्द की, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है वही द्वर्द। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स अगर यहाँ पे प्रोनाउंस करने में मेरे को गलती हो रही है, तो क्योंकि हिंदी मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं हिंदी के भी पेपर को यहाँ बताऊं, तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको ये डिस्कस कर रही हूँ। ये 2015 का प्रीवियस पेपर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कलाधर, रजनीश, मयंक या फिर बेहग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो चंद्रमा के डिफरेंट पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, मयंक, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति। इस तरह के डिफरेंट बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं अगर हम बात करें चंद्रमा की। लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें कि इसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी विहग। विहग इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकनायक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विंग, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो फ्रेंड्स बात करें लोकनायक में, तो इसका अर्थ है लोक के नायक। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में दो पद के मध्य का की के का संबंध बताया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो अगर हम बात करें इसमें कौन सा समास है, तो वो है यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या तिजोरी। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बहुवचन में बात करें, तो बहुवचन का जो शब्द है वो है हस्ताक्षर, जो कि बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण स्वर संधि या फिर दीर्घ स्वर संधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है नमस्कार में नमः प्लस कारः, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? संयुक्त क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या स्थानीय क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें थोड़ा थोड़ा में कौन सा विशेषण है, यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो है थोड़ा थोड़ा। तो इस वाक्य में अगर हम बात करें विशेषण की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आप आजकल कहाँ हैं, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक। तो फ्रेंड्स बात करें आप आजकल या कहाँ हैं, इसमें कौन सा है? तो यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो फ्रेंड्स विजयादशमी की बात करें तो ये है विजय के रूप में मनाई जाने वाली दशमी तिथि। तो यहाँ जो इसमें संज्ञा प्रयुक्त हुई है वो है व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, भूमि, धरा या फिर धर। तो फ्रेंड्स बात करें अगर हम यहाँ पे धरित्री के तद्भव रूप की, तो वो है धरती। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? 9 राज्यों की, 10, 13 या फिर 15। तो फ्रेंड्स हिंदी भारत के 10 राज्यों में राजकीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इन 10 राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि प्रमुख है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, जो कि है 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रमुख अवयव हैं, भाषा के प्रमुख अवयव हैं वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, वर्ण, शब्द, अनुच्छेद वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार या फिर वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषण। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें भाषा के अवयवों का क्रम की, तो फ्रेंड्स वर्णाक्षर, शब्द, पद और वाक्य, ये यहाँ पर वर्णाक्षर को फ्रेंड्स हम वर्ण भी बोलते हैं, तो ये इसका अवयव है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, वर्ण, शब्द, पद एवं वाक्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, औषध जिस तरह संबंधित है रोगी से, उसी तरह शिक्षा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ बतानी है कि जैसे औषधि संबंधित होती है रोगी से, तो शिक्षा किससे संबंधित है, अध्यापक से, विद्यालय से, विद्यार्थी से या फिर शिक्षण से। फ्रेंड्स औषध रोगी के लिए जरूरी है उसकी बीमारी दूर करने के लिए, और शिक्षा किसके लिए जरूरी है, मतलब किसको दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, शिक्षा दी जाती है विद्यार्थियों को उसकी अज्ञानता दूर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सिग्नल ट्रैफिक के संबंध पर आधारित सादृश्य शब्द युग्म छाटें, यानी कि जिस तरह सिग्नल जरूरी है ट्रैफिक के लिए, उसी प्रकार इसमें से ऐसा कौन सी चीज है जो कि उसके लिए जरूरी है, जैसे कि लेंस प्रकाश के लिए जरूरी नहीं है, ब्रेक पहिए के लिए, बांध नदी के लिए या फिर दरवाजा गृह के लिए। तो फ्रेंड्स पहिए के लिए ब्रेक ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, दरवाजा गृह के लिए ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिस तरह से बांध इम्पोर्टेंट है नदी के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, सिग्नल ट्रैफिक को कम करता है और बांध नदी के बहाव को रोकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संख्या श्रृंखला के रिक्त पद की पूर्ति करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखी है 1, 3, 5, 9, 11 एंड 13, तो इसके बाद क्या आना है। तो बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पहले हमें फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस है, यानी कि 1 के बाद 3, 1 का डिफरेंस आया, 3 के बाद 5, 1 का डिफरेंस आया, 5 के बाद 9 आया हमारा डिफरेंस यहाँ पे 4 का। फिर यहाँ पर आया हमारे 11, 2 का डिफरेंस। फिर आया हमें यहाँ पर हमारा 13, 1 का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे अगेन कितने का डिफरेंस आएगा फ्रेंड्स, 13, 14, 15, 16, अगेन 3 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सीरीज चल रही है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस आया, फिर 1 का डिफरेंस आया, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट कितने का डिफरेंस आ गया हमारा, 4 का डिफरेंस आ गया। फिर अगेन 2 का, फिर यहाँ पर अगेन 1 का, अब कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जो कि है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो समान पैटर्न के अनुरूप नहीं है, यानी हमें यहाँ पे पैटर्न पता लगाना है। जैसे कि P के बाद R आया है, यानी कि PQR, एक यहाँ पर बीच में गया, RST यानी कि अगेन एक, TUV अगेन 1, VWX अगेन 1 एंड XYZ अगेन 1। नेक्स्ट है EC अगेन 1D अगेन 1G अगेन 1 H गया यहाँ पे, अगेन J गया, अगेन N गया। तो ये दोनों हमारे सही हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे M पर, MNO अगेन 1OPQR, तो यहाँ पर 2 आ गया। तो फ्रेंड्स हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से जो अन्य 3 से भिन्न है उसे चुनिए, यानी कि हमें बताना है इनमें से कौन सी सबसे भिन्न है। फर्स्ट है वर्षा, फिर है तड़ित जिसको लाइटिंग बोलते हैं जो कि बादल में चमकती है, फिर है बादल, फिर है वज्रपात यानी ठंडर। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ पे 3 शब्द बिल्कुल सेम है जबकि एक बिल्कुल अलग है। वर्षा, तड़ित और वज्रपात ये तीनों एक ही हैं, जबकि बादल यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बादल। नेक्स्ट है, भिन्न संख्या समूह को चुनिए। हमें एक संख्या दे रखी है जैसे कि 6, 5, 2, 9, 8, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 9 या फिर 6, 5, 8, 3। तो बताइए फ्रेंड्स इसका कौन सा आंसर होगा, आपको कौन सी संख्या लगती है जो यहाँ पर भिन्न है। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यहाँ पर सही है।
तो फ्रेंड्स इसमें हमें देखना होगा, देखिए यहाँ पर 6529 ये किसी भी तरह का अगर हम स्क्वायर देखें, क्यूब देखें, तो ये चारों ही संख्या ना तो किसी की स्क्वायर है ना ही ये क्यूब है। तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, तो देखना होगा ये जोड़ के कितना आंसर निकलता है। 6 को 5 में काउंट किया, 6 एंड 5 कितना होता है यहाँ पर हमारा 11, और 2 और 9 कितना होता है हमारा 11। नेक्स्ट है 8 और 3 कितना होता है हमारा 11, और 4 और 7 कितना होता है हमारा 11। नेक्स्ट है 3 और 4 कितना होता है हमारा 7, एंड 7 एंड 9 हमारा कितना होता है 16। तो ये अलग है। अगेन दूसरा और देख लेते हैं, 6 और 5 कितना है हमारा 11, 8 और 3 हमारा कितना है यहाँ पर, ये भी 11 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी डिफरेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, एक कूट भाषा में 5 से 4 का तात्पर्य है कॉफी इज टॉक्सिक, 4 टोट मैन का तात्पर्य है सॉल्ट इज किलर, एंड टे से पे सेट का अर्थ है अवॉइड ईच टॉक्सिक किलर। इस कूट के अनुसार कॉफी का क्या तात्पर्य है, तो हमें बताना है कॉफी का क्या है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम देखें कॉफी किसी और में नहीं आया है। हम देखते हैं सिमिलर वर्ड्स, इज यहाँ पर दे रखा है, इस सेकंड वर्ड में भी दे रखा है सेकंड सेंटेंस में। तो देखते हैं यहाँ पे 4 एंड चांट दोनों का सेम है, तो इसका मतलब तो हो गया यहाँ पर 4, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिक, टॉक्सिक किस में दे रखा है हमारा, ये थर्ड सेंटेंस में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा वर्ड निकल कर आया, टॉक्सिक का मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं से, टॉक्सिक का हो गया से, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस में टॉक्सिक है और से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो अब हमारा निकल कर आया कॉफी, कॉफी का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 5, PANCH 5। तो कॉफी का यहाँ पे तात्पर्य 5 से है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, किसी कूट भाषा में DOG का मतलब है 433, तो कैट का क्या मान होगा। तो हमें बताना है DOG का मतलब यहाँ पे 433 है, तो कैट का मान क्या होगा। अब बताइए फ्रेंड्स आप खुद ही कि ये किस तरह से 433 आया है यहाँ पर DOG का। देखिए फ्रेंड्स अगर हम 433 इसको निकालते हैं, तो अगर हम इनको देखें कि ABCD, ठीक है, 1 2 3 4, डी तो हमारा 4 हो गया, लेकिन ओ हमारा 3 नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर एक टेबल बना के चलनी होगी पूरी जेड तक। यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग अपनी रफ कॉपी में बनाइएगा, मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ। ABCD आपने 1 2 3 4 लिख लिया, अब डी के बाद क्या आता है EFGH, तो इसको लिखिए अगेन 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको अगेन एंड अगेन रिपीट करके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 लिखना है जेड तक। तो वहां पर आप देखेंगे कि डी 4 है, ओ पर अगेन 3 आ रहा है, एंड जी पर अगेन 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका निकल कर आ गया डॉग का 433। सेम उसी अकॉर्डिंग आप कैट का निकाल सकते हैं, जैसे कि C80 में देखिए फ्रेंड्स, सी में यहाँ पर क्या आया 3, ए में यहाँ पर क्या आया 1, अब टी बचा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से पूरी टेबल बनाओगे तो टी पर आपका आएगा 4। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन ए 314। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि मैनेजमेंट को 1 2 3 2 4 5 1 5 3 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाए तो गेट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ये ऑप्शन है हमारे पास 4 5 6 2 5 2 1 3 2 3 6 5 और 4 2 6 5। तो बताना है मैनेजमेंट इस तरह से लिखा गया है तो गेट किस तरह से लिखा गया होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैनेजमेंट, जी आया है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जी मैनेजमेंट में भी आया है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो जी का मतलब क्या हो गया 4 से। आप यहाँ पे भी देखिए जी का मतलब यहाँ पे 4 दे रखा है। अब आते हैं हम ए पर, ए यहाँ पर हमारा गिवन है, ए का मतलब यहाँ पर क्या है 2, तो हमने निकाल लिया 2। अब हमारे पास दे रखा है टी,
लास्ट में यहाँ पर टी है, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या दे रखा है 6, तो हमने ले लिया 6। हम देखते हैं ई, तो ई में यहाँ पर दे रखा है 5 ई के लिए, तो हमारा क्या आंसर आया 4265। देखिए फ्रेंड्स 4265 यहाँ आंसर है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो गेट का जो कूटबद्ध वर्ड निकल कर आएगा वो होगा 4265। इसी तरह से आपको अपने एग्जाम में करने हैं। आपको देखना है कि यहाँ पर जो वर्ड दे रखे हैं उसमें कौन सी सीरीज बन रही है, सीरीज नहीं बन रही है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप कुछ मत करिए, कोई भी सीरीज मत देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि जो आपको वर्ड वहां पे गिवन है और जो आपको वर्ड बनाना है उन दोनों में जो नंबरिंग है वो दोनों सेम है या नहीं, जो वर्ड्स हैं सेम है या नहीं। अब देखिए जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे गेट दे रखा है GATE, तो ये चारों वर्ड क्या है हमारे मैनेजमेंट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैनेजमेंट के लिए जो यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है वही वर्ड आपको बनाना है उसमें से, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में मेनली इसी तरह से इसका सोल्यूशन किया जाता है। हम नेक्स्ट आते हैं। रेखा जिसका मुख दक्षिण की ओर है वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। फिर पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है और वह अपने वास्तविक स्थान से दूर होती है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बनाएं रेखा, हम मानते हैं रेखा यहाँ खड़ी है, अब वो अपने मुख दक्षिण की ओर करती है, ठीक है। तो रेखा ने यहाँ पर अगर वो खड़ी है तो उसने दक्षिण की ओर मुख किया। अब दक्षिण की ओर मुख करने के वह बाईं ओर मुड़ रही है, यानी कि क्या हुआ वो इस ओर मुड़ गई, ठीक है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 किलोमीटर चली, यानी कि ये कितना है उसका 15 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ वो 15 किलोमीटर चली। अब फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, यानी कि अगेन वह बाएं मुड़ी, अगेन हमने उसको बाएं मोड़ा। अब वह 7 किलोमीटर चलेगी, तो ये हो गया उसका 7 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुख किए हुए 15 मीटर चलती है, यानी कि अब उसे पश्चिम की ओर करना है। तो पश्चिम कहाँ हुआ, वो इस साइड है, तो यहाँ पर वो उसने कितना करा 15 किलोमीटर चली। अब हमें देखना है कि वह अपने वास्तविक स्थान से कितना दूर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब है रेखा और यहाँ से उसने स्टार्टिंग की थी, ये उसका स्टार्टिंग फेज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अब वो कितने किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स 7 तो आप ये ले लीजिए, 7 किलोमीटर ये है। और यहाँ पे उसने वो यहाँ तो चली नहीं है क्योंकि वो तो यहीं खड़ी थी, तो वो 7 किलोमीटर है, तो ये सारी दूरी उसकी कहलाएगी 7 किलोमीटर, 7 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, जो कि है 7 मीटर। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDE तथा F 6 मित्र एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। CA व E के मध्य है, FD और B के मध्य है, BE के ठीक बाएं है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले तो फ्रेंड सबसे पहले आप जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको टेबल बना के दिखाऊंगी उसी तरह से आपको बनाने हैं, क्योंकि हम अपने क्वेश्चंस लेने के लिए उसको रफ कर देंगे, तो आप उसी तरह से पहले बना लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक व्रत की बात कर रहे हैं, तो हम भी एक व्रत बना लेते हैं यहाँ पर। अब ये यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट है। अब ये क्या बोलते हैं कि CA व E के मध्य, पहले तो फ्रेंड्स ये 6 लोग हैं, तो आप 6 पॉइंट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं CA व E के मध्य है, C जो है वो A और E के मध्य है, तो आप कोई पॉइंट ले लीजिए। हमने बिठाया C को यहाँ, A और B के मध्य है, तो फ्रेंड्स A ये भी हो सकता है, E ये भी हो सकता है, A ये हो सकता है और E ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये A E दोनों हो सकते हैं। अब F D और B के मध्य है, F जो है वो D और B के मध्य, तो F को हमने यहाँ बिठाया, ये D भी हो सकता है, ये B भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने जगह की वजह से D और B ही लिख दिया है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं DB, ठीक है, और ये भी हमारा BD है। अब B और E के ठीक बाएं हैं, अब B जो है वो ठीक E के बाएं है, तो B हमारा ये है। अगर हम यहाँ पर E रखते हैं तो ये बाएं बोल रहा है, अगर यहाँ पर हम D रखते हैं तो ये हमारा बाएं नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें D को हटाना होगा और यहाँ से हमें A को हटाना होगा, तो ये हमारा सही पैराग्राफ बन जाता है। B के यहाँ पे बाएं कौन हो गया, E हो गया।
और यहाँ से हमें क्या हटाना होगा, ई। तो इस तरह से हमारा बन गया। अब हमें बताना है क्वेश्चंस के आंसर। ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ये ए है। उसके ठीक बाएं कौन बैठा है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है कि ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ए के ठीक बाएं बैठा है हमारा यहाँ पर सी। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। आई होप ये टेबल आपने बना ली होगी। नेक्स्ट है डी के सापेक्ष ई का क्या स्थान है, यानी कि हमें बताना है डी के सापेक्ष ई कौन से स्थान पर बैठा है। ठीक बाएं ओर, दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दाईं ओर तीसरे स्थान पर, या फिर बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें इसकी पोजीशन डी की क्या पोजीशन है ई से, तो डी के सापेक्ष ई जो है वो दाईं ओर बैठा है तीसरे स्थान पर, यहाँ की यानी कि दाईं साइड बैठा है उसके तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि वो उसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। नेक्स्ट है ई व एफ के बीच में कौन है, डी है, ए है या बी है, तो हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, ई और एफ के बीच में हमारा बैठा है यहाँ पर बी। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कुलदीप जो कि सुभाष का छोटा भाई है उत्तम से बड़ा है, प्रकाश जो कि सतीश से छोटा है सुभाष से बड़ा है, सभी में सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पे हमको एक पहले टेबल बनानी होगी, जिस टेबल के थ्रू हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कौन किससे कितना बड़ा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुलदीप सुभाष का छोटा भाई है, तो ये आ गया हमारा सुभाष, सुभाष का छोटा भाई है और उत्तम से बड़ा है, उत्तम से बड़ा है। प्रकाश जो कि सतीश से आयु में छोटा है, ठीक है, प्रकाश सतीश से छोटा है, यानी कि प्रकाश अब यहाँ आ सकता है और सतीश से छोटा है, ठीक है, लेकिन सुभाष से बड़ा है, लेकिन सुभाष से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी टेबल बनकर आएगी वो होगी हमारी सतीश, प्रकाश, सुभाष, कुलदीप और उत्तम। अब हमें बताना है इसका राइट आंसर जो इनके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो कौन है, प्रकाश है, कुलदीप है, सतीश है या फिर उत्तम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे बड़ा आंसर है, जो सबसे बड़ा पर्सन है वो है सतीश। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इस आलेख को हमें बताना है और इसको पूर्ण करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है फॉर्मूला, एक 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक का 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 दूनी 4, 7 का 1 से मल्टीप्लाई किया 7 एकम 7 और उसका स्क्वायर किया 7 का, यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया 4, यहाँ 7 का स्क्वायर किया 49, यहाँ 4 और 2 4 4 दूनी यहाँ पर हो गया 8, 8 8 64। और यहाँ पर अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 81 आ जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें कि 81 कैसे आएगा, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि ये 81 पहले तो हम ये देख लेते हैं किसका स्क्वायर है। तो 81 स्क्वायर होता है हमारा 9 का, तो हमें यहाँ पर 9 लेकर आना है। तो 3 का किस में मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए। तो फ्रेंड्स ऑफकोर्स यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा वो होगा 3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 9, और 9 से हमारा अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 81। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक बाद 2 व ठीक पहले 8 है। तो फ्रेंड्स इस डिजिट को देखने से पहले आप सबसे पहले अपनी एक सीरीज बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पर कितने 5 हैं जिसके ठीक बाद 2 और जिसके ठीक पहले 8 है, यानी कि आपको ये वाली सीरीज देखनी है 852 जहां पर मैच हो रहा हो। तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में 852 है, उसके बाद 852 ये है, और उसके बाद जो है 852 वो ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कितनी बार आया, ये आया 2 बार, वो सॉरी 3 बार आया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है जो कि है 3। नेक्स्ट है यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है इनटू, तो 10 सी पी ए 4 सी 4 बी 6 का क्या मान होगा। तो हमें बताना है
तो पहले देख लेते हैं 10 सी, सी का मतलब होता है इनटू, यानी कि 4। फिर ये क्या बोल रहे हैं, ए, ए का मतलब क्या है, प्लस। फिर क्या बोल रहे हैं, 4 CP, यानी कि 4 × 4। फिर है बी 6, बी का मतलब है -6। तो अब हमें इसको निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर हम इस तरह से इसकी डिजिट बनाएंगे तो 4 × 10 कितना हो गया हमारा 40, और 4 × 4 कितना हो गया 16। ठीक है, अब 40 प्लस यहाँ पर कितना आ गया 16 - 6। तो ये है हमारी निकल कर आई डिजिट 40 + 16 + 6। अब हम यहाँ पे 16 में से 6 ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आया 40 + 10, जिसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, जो कि है 50। नेक्स्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, पिता है, भाई है, चाचा है, मामा है। तो फ्रेंड्स हम ये रिलेशन अपने ऊपर लेके सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति मान लेते हैं वो मैं हूँ। मैं किसी से बोल रही हूँ कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्र है। तो बताइए उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो मैं किसी अगर बच्ची से बोलूंगी कि उसकी माँ मेरी माँ की, यानी कि मेरी माँ की, तो वो क्या हो गई, उसकी बेटी हो गई कि इकलौती पुत्र है। तो उसकी बेटी कौन होगी, उसकी बेटी मेरी क्या हुई, भतीजी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा कि मैं उसका कौन लगा, मामा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द समूह में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। एंडोवर दे रखा है, तो फ्रेंड्स हमें देखना है कि इसमें से हम क्या नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो शब्द नहीं बनाया जाएगा वो है, देखिए ये हम बना सकते हैं, राउंड हम बना सकते हैं, यहाँ पर हम बना सकते हैं ड्राउन, नहीं बना सकते, ड्रॉप बना सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड ड्राउन में क्या है, यहाँ पे डब्लू आ रहा है, और डब्लू देखिए यहाँ पे हमारी इस स्पेलिंग में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर जो वर्ड हम नहीं बना सकते वो है ऑप्शन सी, जो कि है ड्राउन। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वेन आकृतियों में लड़का, लड़की एवं बच्चे के संबंध को दर्शाने के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि सर्वोत्तम कौन सा है। यहाँ पर ये सर्किल के अंदर सर्किल सर्किल दे रखा है, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि लड़का लड़की जेंडर वाइज अलग हैं, तो हम उनको एक ही जगह ट्रीट नहीं कर सकते। और यहाँ भी इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं बताया जा रहा, तो हम ये रिलेशन शो नहीं कर सकते। और ये तीनों हम बच्चों में लड़का भी आ सकता है, लड़की भी आ सकते हैं, तो इन तीनों को अलग भी नहीं कर सकते। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जैसे कि बच्चे जिसमें लड़का भी आ गया और लड़की भी आ गई। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है तो माह की दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी। तो हमें बताना है कि अगर कोई तारीख 3 दिन पहले पड़ रही है तो उससे क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए 10 तारीख से 7 दिन पूर्व 3 तारीख आती है गुरुवार को, और 2 तारीख का दिन क्या होगा फिर यहाँ पर। तो फ्रेंड्स दूसरी तारीख का जो यहाँ पे वो होगा राइट आंसर, वो होगा ऑप्शन सी, बुधवार। तो यहाँ पे जो दूसरी तारीख किस दिन की पड़ेगी, तो वो पड़ेगी बुधवार की। नेक्स्ट है, एक वृक्ष पर 15 कबूतरों का झुंड बैठा है। एक शिकारी उस झुंड पर बंदूक से गोली दागता है, जिस कारण 2 कबूतर मर जाते हैं। शेष कितने कबूतर वहां रह गए, बताइए फ्रेंड्स। 15 कबूतर का झुंड था, एक शिकारी उस झुंड पर बंदूक से गोली दागता है, जिस कारण 2 कबूतर मर गए। शेष वहां कितने कबूतर रह गए। बहुत ही सिंपल आंसर है फ्रेंड्स, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो शेष कबूतर वहां रह गए वो थे 2 कबूतर अब वहां रह गए हैं, क्योंकि जो गोली जो दागता है वो 2 कबूतर वहां पे मर जाते हैं और बाकी तो सब उड़ जाएंगे। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 2। नेक्स्ट है, यदि 8 × 4 42, 6 × 6 33, 2 × 2 11, 4 × 6 23 एंड 2 × 8
तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज यहाँ पे वो चल रही है सीरीज जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आंसर आया। फ्रेंड 2 × 2 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई किया जाए 42 अगर आया, तो इसमें 4 8 या क्या होता है हमारा 32, उसमें अगर 10 ऐड किया तो 42। अगर हम 6 और 6 36, 36 में अगर हम फिर से ऐड करेंगे 10 तो हमारा आएगा 46, लेकिन यहाँ पे 30 और यहाँ पर अगर हमें लाना है 33, तो ये वाली सीरीज तो इसकी नहीं होगी। हम इसमें निकालते हैं हम ऐसा करके चलते हैं कि इनका जो साइन है वो अलग कर देते हैं। 8 4 अपॉन 2 कितना हो गया 42। 6 6 अपॉन 2 33। 2 2 अपॉन 2 11। ठीक उसी तरह से 46 अपॉन 2 23। 28 अपॉन 2 16, सॉरी 14। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन डी 14। नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द तीसरे क्रमांक पर व्यवस्थित होगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर फिर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखना है। तो पहले हम लिखते हैं एस, उसके बाद चारों में ही एच दे रखा है तो एच लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि ए किसमें दे रखा है। ए यहाँ पर हमारा दे रखा है तीनों में, तो हम लिखेंगे ए। फिर है एन एन एन, हम थर्ड वर्ड देखेंगे, फोर्थ वर्ड देखेंगे एन एन, इसमें आ रहा है ए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल ही नीचे चला गया। फिर है SHAM, तो दूसरा वर्ड हमारे पास क्या आ गया एम। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट वर्ड है। अब हम इन दोनों में मैच करेंगे तो हमारा पहला शंकर के पहले आता है, तो यहाँ पर हो गया हमारा दूसरा वर्ड शंकर। तीसरा वर्ड हो गया हमारा शांता। चौथा वर्ड हो गया हमारा श्याम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने हमसे क्या पूछा है, हमें यहाँ पे बताना है कि तीसरा शब्द यहाँ पर कौन सा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सांता। नेक्स्ट है एक अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके उनका मध्याक्षर कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि इससे क्या बनेगा। ESURN, ESURN श्योर नहीं होगा। NURSE। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो मीनिंग बनेगा वो होगा नर्स, NURSE। और हमें इन्होंने क्या पूछा है कि उसका मध्याक्षर बताइए, क्योंकि मध्य में कौन सा अक्षर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मध्य में आ रहा है वो है ऑप्शन आर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है जो कि है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए दो कथनों के आधार पर उचित निष्कर्ष का चयन कीजिए। हमें ये दो कथन दिए हैं, उसके आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है। फर्स्ट है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी होनहार हैं। सेकंड है मनीष होनहार नहीं है। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल कर आया। इसमें क्या कहा है, इसमें कि सभी विद्यार्थी जो है मेरी कक्षा के होनहार हैं, लेकिन मनीष होनहार नहीं है। यानी कि सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यह है कि जो मनीष है वो उसकी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। तो निष्कर्ष में देख लेते हैं। मनीष को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये तो कोई निष्कर्ष नहीं है। मनीष मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ये करेक्ट है। और देख लेते हैं कुछ विद्यार्थी होनहार नहीं है, जो होनहार नहीं है विद्यार्थी नहीं है, तो ये सारे ही गलत हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। होप यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। मेंढक, बाज, टिड्डा, सांप और घास। अब इसको बताइए। क्या सीक्वेंस आप बनाएंगे। देखिए घास क्या खाएगा, घास को कौन खाएगा, मेंढक, यानी कि 5 1। ठीक है, घास को किसने खाया, सॉरी सॉरी 1 नहीं आएगा, मेंढक नहीं। घास पर कौन आया, टिड्डा, तो 5 3 हो गया। अब 5 3 हमारा ऑप्शन सी में है और डी में है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कट गया और बी ऑप्शन कट गया। अब टिड्डा आया, टिड्डे को किसने खाया,
खाया या फिर पकड़ा वो हो गया हमारा मेंढक, तो 1 आ गया। फिर मेंढक को किसने पकड़ा? मेंढक को पकड़ा सांप ने, तो आ गया हमारा 4। और फिर सांप को किसने पकड़ा? सांप को पकड़ा बाज ने, तो आ गया 2। तो ये सीक्वेंस बना हमारा 5 3 1 4 2। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। एक बार और देख लीजिए। देखिए घास पर आएगा टिड्डा, टिड्डे को पकड़ेगा मेंढक, और जब मेंढक को पकड़ेगा सांप, और सांप के बाद फिर सांप को कौन पकड़ेगा? बाज। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे से लिंक बने हुए हैं, कौन किसको खाता है या किसको पकड़ता है। नेक्स्ट है, एक पुत्री और उसकी माँ की आयु का योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्री व माँ की आयु क्रमशः बताइए। हैं, एक पुत्री और उसकी माँ की आयु का योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो माँ और पुत्री की आयु हमने मानी x प्लस वाई इक्वल टू 56। अब कितना बोला? 4 वर्ष बाद, तो x प्लस 4 इक्वल टू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि माँ की आयु 3 गुनी बोल रहे हैं इसलिए y प्लस 4 इंटू 3 किया गया है। तो आप ऐसे कर लीजिए, x प्लस 4 इक्वल टू 3y प्लस 4, क्योंकि 3 4 से यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया 3 का, तो 12 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका ऐसे निकलेगा, x प्लस 3y इक्वल टू 8, और x प्लस वाई हमारा अगर 56 था यानी कि 56 था, तो देखिए यहाँ पर 4y इक्वल टू 48 हो जाएगा, क्योंकि जब आप 56 में से माइनस करेंगे 8 को, तो यहाँ पर आपका 48 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 4y इक्वल टू 48। अब ये 4 को नीचे ले आएंगे, तो ये इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपका ये कितना वर्ष निकल कर आ जाएगा? 12, यानी कि माँ की आयु उस समय 12 थी। अब इस 56 में 12 माइनस करेंगे, 56 में जब आप 12 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? माँ की आयु 44 आ जाएगी। तो यहाँ पर पुत्री की आयु कितनी थी? 44, और माँ की आयु, वो पुत्री की आयु है 12 और माँ की आयु है 44। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सॉल्व करिएगा, नहीं तो हम ये क्वेश्चन दोबारा से कर लेंगे, लेकिन एक बार पहले आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट है, पी क्यू आर एस टी का वजन अलग अलग है। आर केवल पी से भारी है तथा एस क्यू से हल्का है तथा टी से भारी है, सबसे भारी कौन है? तो देखिए ऐसे निकालिए, आर केवल पी से भारी है, पी से भारी है बस आर, तो पी के ऊपर लिखिए आर, सिर्फ पी से ही भारी है। ठीक है, तथा एस क्यू से हल्का है, एस जो है क्यू से हल्का है, तथा टी से भारी है, तो टी नीचे लिख दीजिए। सबसे भारी है, सबसे भारी यहाँ पर बताइए कौन है? आर केवल किससे भारी बता रहा था? पी से, यानी कि इन सबसे हल्का है आर, यानी कि पी ऊपर जाएगा, तथा एस क्यू से हल्का है। तो देखिए अपने आप यहाँ पे सीरीज निकल कर आ जाएगी, क्यू, फिर आएगा एस, फिर आएगा टी, फिर आएगा पी, और फिर आ जाएगा हमारा आर, आर सबसे नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सॉरी पी, आर और पी होगा, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू। क्यू हमारा यहाँ पे सबसे भारी होगा। ठीक है, नीचे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 70वीं अंक है तो सुरेश की आरंभ से रैंक कौन सी होगी? देखिए यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 39। अब सुरेश जो है अशोक से 7 आगे है। अब देखिए सुरेश जो है 7 आगे अशोक से, माना अशोक यहाँ है और इसकी जो भी रैंक है वहां से देखिए 7 आगे है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा सुरेश कहाँ है? यहाँ पर। यदि अशोक की रैंक अंत से 70वीं है, अंत से इसकी 70वीं है, तो सुरेश की आरंभ से कितनी होगी? अगर इसकी 70वीं है तो 17 में 7 जोड़ देंगे आप, सुरेश के में 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 24, यानी कि सुरेश की
जो रैंक है वो 24 है, और सुरेश की आराम से अगर जोड़े हैं तो 24 और 39, टोटल 39 थी, उसमें से 24 माइनस कर दीजिए। 24 माइनस करेंगे कितना निकल कर आ जाएगा हमारा 15, और एक उसकी खुद की रैंक है तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 16वीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरेश आराम से 16वीं रैंक पर है। नेक्स्ट है, ए और बी बहनें हैं, आर व एस भाई हैं, ए की पुत्री आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी क्या हैं, बहनें हैं। ठीक है, अब आर व एस भाई हैं। अब एक यहाँ पे लिख लीजिए, आर और एस क्या हैं, ये भाई हैं। ठीक है, प्लस का निशान लगा दिया। ए की पुत्री आर की बहन है। अब ए की जो पुत्री है यानी कि इसकी जो डॉटर है वो आर की क्या है, बहन है। ठीक है, तो यानी कि आर ए का पुत्र हुआ। बी का एस से क्या संबंध है, अब बी का एस से बताना है। ये दोनों बहन बहन है, तो यानी कि ये इसकी कौन लगी, इन सबकी मौसी लगी, तो ये क्या हो जाएगा, आंटी या मौसी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है सबको, बहुत सिंपल थे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसे नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प को चुनिए। एक स्कूल में 5 अध्यापक हैं यानी कि 5 टीचर हैं। ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, ई व बी इतिहास व फ्रेंच के अध्यापक हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ, वो हमें देखने हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए नोटबुक में सॉल्व करिए क्योंकि क्वेश्चंस नीचे भी हैं इनके। तो ए और बी, ए पढ़ाता है हिंदी, बी पढ़ाता है इंग्लिश। ठीक है, सी और बी, ए भी हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं, सी भी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाता है, तो सही है। बी यहाँ पे इंग्लिश आ गया, सी क्या आ गया, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, तो डी, ए का तो हमने हिंदी लिख ही दिया था, डी का क्या हो गया, मैथ। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं, यानी कि जो हमारा ई है, सॉरी बी है, वो हमारा यहाँ पर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। फ्रेंच कौन पढ़ा रहा है, हमारा ई, और इतिहास कौन पढ़ा रहा है, हमारा ई। ये इस तरह नहीं होगा फ्रेंड्स, ऐसे देखिए, यानी कि एक टीचर जो है उस पे कितने सब्जेक्ट हैं, पहले हमें इसकी टेबल बनानी है। ए पढ़ाता है हिंदी, बी पढ़ाता है इंग्लिश, सी पढ़ाता है हमारा इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के सब्जेक्ट कौन पढ़ाते हैं, 2 टीचर पढ़ाते हैं इंग्लिश। बी भूगोल पढ़ाता है यानी कि ज्योग्राफी। डी और ए गणित, हिंदी और गणित पढ़ाते हैं। डी हो क्या क्या पढ़ा रहा है हमारा, हिंदी और गणित, यानी कि ये हिंदी पढ़ाता है, मैथ भी पढ़ाता है, और ये भी मैथ पढ़ाता है। ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। अब ई आ गया, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, और ये क्या पढ़ाते हैं, फ्रेंच। और ये वाला बी भी हमारा हिस्ट्री और फ्रेंच पढ़ा रहा है, यानी कि बी जो है वो हमारे कितने सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, हिंदी भी पढ़ाता है, इंग्लिश ज्योग्राफी भी, वो सॉरी इंग्लिश पढ़ाता है, ज्योग्राफी पढ़ाता है, फ्रेंच पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है, और क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। आप यहाँ लिख लीजिएगा इतिहास, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ फ्रेंच। अब देखिए इनमें से कौन से विषय 2 से अधिक अध्यापक पढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंच जो है वो 2 पढ़ाते हैं, 2 से ज्यादा पूछा है। ठीक है, हिंदी जो है ये भी पढ़ाते हैं। हिंदी कौन कौन पढ़ा रहा है, हिंदी 3 लोग पढ़ाते हैं, ए बी और डी। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, यहाँ पे
हिंदी ही होगा, ठीक है। ज्योग्राफी तो एक टीचर पढ़ा रहा है, इतिहास भी 2 पढ़ा रहे हैं बस, तो हिंदी ही होगा। वैसे इंग्लिश भी हो सकता है लेकिन ऑप्शन में इंग्लिश है नहीं। अब देखिए इनमें से कौन सा अध्यापक सर्वाधिक विषय पढ़ाता है, तो मैंने आपको पहले बताया था बी सबसे ज्यादा पढ़ाता है। बी देखिए हिंदी पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ाता है, भूगोल पढ़ाता है, इतिहास पढ़ाता है और फ्रेंच पढ़ाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डी बी ए कौन से विषय पढ़ाते हैं। देखिए डी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री ऑप्शन में है, वो सॉरी हिंदी है, यस। मैथ है, यस, ठीक है। तो बी डी के हिसाब से करेक्ट है। एक बार बी से भी देख लेते हैं, और ए हिंदी और मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो हिंदी है वो मोस्टली सभी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स यहाँ पर नहीं आ रहा है हमारे बी में, इसीलिए सिर्फ हिंदी हो जाएगा। जो हिंदी है वो डी भी पढ़ाता है, बी भी पढ़ाता है और ए भी पढ़ाता है, ठीक है। कम से कम हिंदी तो अवश्य पढ़ाते हैं ये तीनों, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एक बार फिर से करके देखिएगा, ठीक है। चार्ट बना के करिएगा तो आपको आसानी होगी। इसमें बस ये पूछा है कि एक टीचर्स पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलोकेट किए गए हैं, तो वो कौन कौन से क्या क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दी गई अक्षर श्रृंखला के लुप्त पद को चुनिए। अब यहाँ पर आपको निकालना है, देखिए कौन किस तरह सीरीज बनेगी। मैंने इसको थोड़ा और जूम कर दिया है, देखिए देखिए यहाँ से लेके चलिए इनका फर्स्ट वर्ड, यानी कि आपको बैक से करना है, यू वी डब्ल्यू एक्स। तो यू से पहले क्या आएगा, टी, आ गया टी। अब यहाँ पर देखिए जी एच, ये दोनों साथ में है, एच के बाद आई जे के एल एम एन, तो आ जाएगा ओ पी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 36 पर और इसको सॉल्व करिए। कमला को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 12 से 16 दिसंबर के मध्य है, जबकि उमेश को याद है कि जन्मदिन 14 के बाद और 17 से पहले है। कमला की बहन का जन्म दिवस क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर बताइए इसका। देखिए आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 12 से 16 है, यानी कि 12 से लेके 16 तक की डेट है, और इसको याद है 14 से 17, ये है 14 से 17। तो देखिए 14 और 17, इसकी 16 है, तो ये मिड की वैल्यू देखा करो। देखो ये 12 है तो ये तो हमारी कट गई क्योंकि इससे पहले बात की ये 14 ले रहा है, और ये 17 भी कट गई क्योंकि इससे पहले ये 16 ले रहा है। हमें इसके बीच की निकालनी है तो 15 आ जाएगी इनके बीच की। तो यहाँ पे उसका जो जन्मदिन पड़ेगा वो कब पड़ेगा, 15 दिसंबर को, और 15 दिसंबर यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, यदि 5 से भाग होने वाली सभी संख्याओं और जिसमें एक अंक 5 आता है, उनमें से 1 से 50 के बीच से 5 का अंक हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रहेंगी, आपको ये करना है, बताइए। पास आपको ऐसी संख्या निकालनी है जो 5 से कट भी जाए तथा 5 अंक वाली कुल संख्याओं को लिखना है। फिर 10 जितनी भी संख्या होंगी उसमें से आपको 10 संख्या निकाल देनी है, करें। देखिए कौन कौन सी संख्या होगी, 5 हो गई, 10 कट जाइए, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ये कितनी टोटल संख्या हो गई, टोटल ये हमारी 10 हो गई। अब देखिए, अतः 50 में से 10 संख्या हटा दी जाती हैं। अब हमें इसमें से हमें क्या करना है, 50 के बीच में से 5 अंक हटा दी जाए तो शेष संख्या कितनी होंगी, ठीक है। अगर हम इसमें से ये जो 50 संख्या निकल कर आई है, इसमें से हम 10 निकाल देते हैं तो हमारी टोटल कितनी बचेंगी, 40। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर
पासे से संबंधित प्रश्न है। नीचे दिए गए पासों में 3 के विपरीत अंक कौन सा है? देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 2, ये 2 है, यहाँ 4 और 6 है, यहाँ 5 और 3 है, तो बताइए। एक पासे में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2, 3, 5, और जो बी पासा है उसमें दिखाई दे रहा है 2, 4, 6। बताइए। देखिए 2 के सामने 2 हो गया, 3 के सामने यहाँ पे 4 है, और ये 5 के सामने 6 है। इसको इस तरह से करिए, ठीक है। सामने ये इस तरह से रिपीट करेंगे, 5, 2, 2, 4, 6। तो यहाँ पर 3 के सामने क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ पर ये वाला सही होगा हमारा, 3 के सामने यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक घन में 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, या ये सभी? बताइए। देखिए घन की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि एक घन में 6 फलक भी होते हैं, 8 कोने भी होते हैं, और 12 किनारे होते हैं उसके। तो ये सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं, तो डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सी संख्या उन डॉक्टरों की द्योतक है जो ना तो इंजीनियर हैं ना अच्छे वक्ता हैं? बताइए। ए रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा इंजीनियर को, बी बता रहा है हमारा अक्षय वक्ता को, और सी बता रहा है डॉक्टर को। बताइए। तो हमें सिर्फ डॉक्टर बताने हैं जो ना तो इंजीनियर में आते हो ना वक्ता में, सॉरी, अच्छे, हाँ सही है, ना वक्ता में। तो यानी कि हमें डॉक्टर बताने, डॉक्टर हमारा क्या है? सी। तो हमें ऐसा सी बताना है जिसमें ना तो ए की मिल रहा हो ना हमारा बी मिल रहा हो। देखिए ना ए मिल रहा हो ना बी मिल रहा हो, तो ऐसी संख्या तो सिर्फ ये बचती है 2 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सारी इसके अंदर आ रही है और ये इसके अंदर आ रहे हैं, तो 2 ही बचता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अब मैं थोड़ा ऐसा इसको कम कर रही हूँ, तो आपको शायद दिख रहा होगा। अब आपको इसकी हूबहू दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृति इनमें से कौन सी है? अब इसकी दर्पण वाला प्रतिबिंब आपको बताना है। देखिए अगर आप इसके सामने दर्पण, ये दर्पण है, नीचे जो दिख रहा है ये दर्पण है, इसके अनुसार कौन सी आकृति इसकी बनेगी? आप सबको पता है जब भी हम इसके किसी के भी सामने दर्पण लगाते हैं तो दायां हमें बायां दिखाने लगता है और बायां हमें दायां दिखाने लगता है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर? बताइए। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर? जल्दी करिए। देखिए डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज काउंट करने हैं, कितने हैं? 12, 13, 14, 15। बताइए। देखिए आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, ठीक है। फिर ये है 4 त्रिभुज, ये है 5 त्रिभुज, ये है 6 त्रिभुज, ठीक है। 6 हो गए। अब देखिए इसके साथ ही साथ 7 त्रिभुज, 7 हो गए। 8, आप खुद से सॉल्व करिए।
या फिर ऐसे काउंट करिए, 1 2, ये नहीं आएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, ठीक है। फिर 6 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और ये पूरा हो गया 9, और ये पूरा हो गया 10 11 12 13, ठीक है। और ये हो गया एक 14 हमारा, और ये 15। टोटल हमारे कितने हुए? 15 त्रिभुज हुए। एक बार आप फिर से काउंट कर लीजिएगा इसको, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी क्वेरी हो टेलीग्राम पर पूछ लीजिएगा। इसके 15 त्रिभुज हुए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनक्यू उसी प्रकार संबंधित है एसवी से जिस प्रकार डीएफ संबंधित है किससे। तो हमें देखना है एनक्यू कैसे आया। देखिए एन से एस आएंगे कैसे, एन एम एन हो गया, ओ पी क्यू आर एस यानी कि +5 करा, और क्यू से भी आर एस टी यू वी, ये भी हमारा +5 पर आया। तो डी से +5 देख लीजिए, ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पर आई आएगा, और एफ से जी एच आई जे के आएगा, तो आई के इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित संख्या अनुपातों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 15 50 18, फिर क्या आएगा बताइए। देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, 15 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आएगा? 45, उसमें 5 ऐड कर देंगे, 50 हो गया। उसी अकॉर्डिंग 15 में मल्टीप्लाई करिए 3 का, कितना होगा? ठीक है, कितना आया हमारा? 54। अब 54 में आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए 5, कितना आ जाएगा? 59। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भिन्न विकल्प का चयन करें। हल्का भारी, अपराध आरोप, छोटा लंबा, संधि संधि विच्छेद। छोटा लंबा, हल्का भारी, अपराध आरोप। तो देखिए इसमें जो अलग है वो है यहाँ पर हमारा अपराध व आरोप, ये दोनों तो समानार्थी हैं, विपरीतार्थक हमें बताना है। अपराध आरोप का अपराध नहीं होगा, हल्का भारी सही है, छोटा लंबा सही है, संधि का संधि विच्छेद सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि नीले को हरा, हरे को सफेद, सफेद को काला। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। लास्ट में देखिए क्या पूछा है, कच्चे केले का रंग क्या होता है, और आप सबको पता है कच्चा केला किस कलर का होता है। कच्चा केला किस तरह का होता है? हरे रंग का। और हरा रंग देखिए इसमें क्या कह रखा है, हरे रंग को सफेद बता रखा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसमें डायरेक्ट आप ये देखिए पूछा क्या है। अब देखिए, यदि किसी सांकेतिक कोड में आरएम का भार 32 किलोग्राम तथा श्याम का भार 66 किलोग्राम बताया गया, तो उस कोड में श्वेता का भार क्या होगा? अब देखिए आरएम, देखिए यहाँ पर क्या होगा। पहले तो आप आर ए एम का भार बताया, तो एक तरह सबसे पहले आप आर ए एम की प्लेस देख लीजिए क्या क्या है। आर कितने नंबर पे आता है, मैंने आपको ये सब चीजें याद करा रखी हैं, तो आपको पता होना चाहिए आर हमारा कितने नंबर पर आता है। आर आता है हमारा 18 नंबर पे, ए आता है हमारा 1 पर, तो +1 हो गया, और एम आता है हमारा कितने नंबर पे? 14 पर। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 18, 1 और 14, कितना हो गया? 32, बिल्कुल सही है, ठीक है। 32 है, 32 होना चाहिए। 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। 33 होना चाहिए, यहाँ पर इन्होंने 32 दे रखा है। 1 मिनट, श्याम का भी चेक कर लेते हैं। एस आता है हमारा 19 पर, श्याम आता है हमारा 8 पर, वाई आता है हमारा 25 पर,
ए आता है 1 पर और एम आता है 14 पर। तो आप इन सबको ऐड कर लीजिए। ये 66 बिल्कुल सही है, ये इन्होंने गलत दे दिया है, तो आप इसको 33 कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो श्वेता का क्या हो जाएगा? श्वेता का 19 हो जाएगा, प्लस डब्लू आता है हमारा 23 पर, ई आता है 5 पर, टी आता है हमारा 20 पर एंड ए। अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 68। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि कॉर्पोरेट में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के मध्य शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो पहले आप बड़ा लिख लीजिए इसको, CORPORATE। देखिए, RST एक ही आ गया, OP ठीक है एक ही आ गया, PQR ये तीसरा आ गया, फिर PQRST PQRST ये आ गया हमारा फोर्थ। तो यानी कि कितनी ऐसी जगह हैं? 4 हैं हमारी टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कक्षा में 4 लड़के एक बेंच पर बैठे हैं। सुनील मैथ्यू के बाईं ओर और रहीम के दाईं ओर बैठा है। रहीम अनिल के बाईं ओर बैठा है। बाईं छोर पर कौन बैठा है? देखिए, आप सबको पता है ये बायां होता है, ये दायां होता है। अब सुनील जो है मैथ्यू के बाईं है, तो सुनील यहाँ पर है मैथ्यू के बाईं। ठीक है, और रहीम के दाएं बैठा है, और रहीम यानी कि कहाँ हो गया है? यहाँ पर अनिल के बाईं ओर बैठा है। रहीम जो है वो अनिल के बाईं ओर बैठा है। तो ये तो नहीं कहा ना कि बिल्कुल बाएं है। जो कि 2015 के पेपर में पूछा गया था वो ये था, व्यवसाय प्रेरणा देता है, यानी कि जो व्यवसाय है वो हमें किस चीज का मोटिवेशन देता है? कर चोरी करने का, उत्पादों में मिलावट करने का, कुशलता का, या फिर मूल्य वृद्धि का? तो फ्रेंड्स, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो वो हमें ये नहीं बताता कि हमें कर चोरी करने। कर चोरी का मतलब होता है टैक्स को छुपाना है, या फिर उत्पादों में मिलावट का मतलब ये नहीं है कि हम जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम मिलावट चीजें या फिर जो लो क्वालिटी की चीजें हैं उनको मिलाएं। कुशलता या मूल्य वृद्धि? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये हमें कुशलता सिखाता है। नेक्स्ट है वाणिज्य। वाणिज्य क्या है? ये व्यवसाय का अंग है, व्यापार का अंग है, उद्योग का अंग है, या फिर प्रवर्तन का अंग है? तो फ्रेंड्स, वाणिज्य आपने पढ़ा होगा, बिजनेस जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉमर्स एंड एड्स टू ट्रेड। तो फ्रेंड्स, वाणिज्य जो है वो हमारा डिवाइड होता है व्यवसाय के रेफरेंस में। तो हम बोल सकते हैं कि जो व्यवसाय है हमारा, वो वाणिज्य जो है हमारा, वो हमारा व्यवसाय का अंग है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होता है? यानी कि इसमें से कौन जो होता है जो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का पार्ट होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय योजना मंत्री, या फिर केंद्रीय वित्त मंत्री? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि उस टाइम का जो भी प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सर्वप्रथम वर्ष डैश में प्रारंभ की गई। यानी कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी वो कहाँ स्टार्ट की गई फर्स्ट टाइम? 1975, 1984, 1997, या फिर 1999? तो फ्रेंड्स, ये योजना सबसे पहले शुरू की गई थी भारत में 1999 में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, योग्यता का लगान की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? यानी कि योग्यता की लगान जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने, वॉन वाइजर ने,
श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने या फिर अल्फ्रेड मार्शल ने? तो फ्रेंड्स जो योग्यता की लगान जो अवधारणा थी वो दी थी वॉन वाइजर ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र अभाव सीमितता का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? मार्शल, रॉबिन्स, जे.एम. कीन्स या फिर कैनन? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र अभाव का विज्ञान है यानी सीमितता का विज्ञान है, ये डेफिनेशन दी थी रॉबिन्सन ने। जब इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था तो इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी कि अर्थशास्त्र एक अभाव का विज्ञान है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापना नियम डैश से भी जाना जाता है, यानी कि ये प्रतिस्थापना नियम है वो किससे जाना जाता है? उपयोगिता ह्रास नियम से, समसीमांत उपयोगिता नियम से, सीमांत उत्पादकता से या फिर मांग का नियम से? तो फ्रेंड जो प्रतिस्थापना नियम था ये हमारा दिया गया था समसीमांत उपयोगिता नियम से। फ्रेंड्स अगर आपको इनका डिस्कशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि इन पे एक ब्रीफ डिस्कशन रख पाएंगे। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, समसीमांत और सीमांत, मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम फ्रेंड्स बहुत इजी है, जो कि हम जब भी हमारे प्राइस में कोई भी चेंजेस आएंगे तो वो हमारे मांग पर इफेक्ट करेंगे यानी डिमांड पे इफेक्ट करेंगे। प्राइस अगर हाई होगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी और अगर हमारा प्राइस लो होगा तो हमारी डिमांड हाई हो जाएगी। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो अगर आप उन पे वीडियो चाहते हैं एक पर्टिकुलर तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इस पे एक अलग से वीडियो बनाने की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आकस्मिक कार्य है? साख का आधार, विनिमय का आधार, मूल्य का मापक या फिर मूल्य का संचय? तो फ्रेंड्स जो मुद्रा का आकस्मिक नियम है आकस्मिक कार्य है वो होता है साख का आधार, जबकि मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय ये इसका आकस्मिक कार्य नहीं है। साख का आधार मुद्रा का आकस्मिक कार्य होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स इन क्वेश्चन का जो प्रिंट है वो इतना क्लियर नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको हर चीज एक्सप्लेन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोकड़ बही का बैंक शेष होता है, यानी कि रोकड़ बही का बैंक शेष क्या बताता है? नाम बताता है, जमा बताता है, ए व बी दोनों या फिर ए या बी? तो फ्रेंड्स रोकड़ बही का जो बैंक शेष होता है वो हमारा नाम भी बताता है और जमा भी बताता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स रोकड़ बही में आप पेमेंट भी करते हो और पेमेंट रिसीव भी करते हो, तो ये आपका नाम भी बता सकता है और ये आपका जमा भी बता सकता है। नेक्स्ट है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता होती है। सीमांत उपयोगिता यानी कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पे शून्य होगी तो कुल उपयोगिता क्या होगी? ऑप्शन है हमारे न्यूनतम, अधिकतम, बराबर या फिर शून्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अधिकतम। यानी कि ये सीमांत उपयोगिता अगर हमारी शून्य होती है तो वहां पे कुल उपयोगिता हमारी अधिक होगी। नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति पर अनुशंसा किया, यानी कि आबिद हमीद समिति जो है डैश पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया, किस पर? निर्यात नीति पर, बी लघु उद्योग पर, सी संरचना पर या फिर डी वित्तीय क्षेत्र में सुधार पर? तो फ्रेंड्स आबिद हुसैन समिति का जो एक्सप्लेनेशन था वो इन्होंने दिया था निर्यात नीति पर, यानी कि एक्सपोर्ट प्लानिंग पर। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, निर्यात नीति पर अनुशंसा किया। नेक्स्ट है वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना कब हुई है? ऑप्शंस हैं ए वर्ष 1956, बी वर्ष 1992, सी वर्ष 1996 या फिर डी वर्ष 2004? तो फ्रेंड्स जो वैज्ञानिक रूप से सेबी की स्थापना की गई है वो स्थापना की गई है वर्ष 1956 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रोजनामचा की प्रविष्टि के लिए नहीं की जाती है, ए दलाली, बी नगद छूट, व्यापारिक छूट या फिर कमीशन? तो फ्रेंड्स अगर हम रोजनामचा यानी कि जर्नल एंट्रीज बनाते हैं तो वहां पर हम किसकी एंट्री नहीं करते हैं? जो हम दलाली यानी कि जो हम कमीशन देते हैं उसकी, नगद छूट यानी कि कैश डिस्काउंट की, व्यापारिक छूट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट, डी यानी कि कमीशन। फ्रेंड्स यहाँ पे दलाली हम ब्रोकरेज भी लेके चल सकते हैं, जो हम ब्रोकरेज देते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्यापारिक छूट। जब हम व्यापारिक छूट देते हैं तो रोजनामचा में उसकी प्रविष्टि नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का नियम पाने वाले को नाम एवं देने वाले को जमा लागू होता है।
यानी कि जो हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं, तो ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसके अंदर उसका नियम है कि पाने वाले का नाम देने वाले को जमा लागू होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं व्यक्तिगत खाते के लिए, वास्तविक खाते के लिए, नाम मात्र के खाते के लिए या फिर संयुक्त खाते के लिए। तो फ्रेंड्स पाने वाले को नाम एवं देने वाले को जमा, ये नियम लागू होता है व्यक्तिगत खाते पे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो भी पर्सन पाता है यानी कि उसके पास कैश आ रहा है, वो हम करते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट, उसकी एंट्री हम करते हैं यहाँ पे धनी, और जो हमारे देने वाला जो होता है जिसके पास से कुछ जा रहा है, उसके लिए ये क्या है खर्चा, तो उसको हम करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर जो भी अगर हमने रिसीव किया है कुछ भी, तो वो किया जाएगा क्रेडिट, और अगर हमारे पास से कुछ जा रहा है वो हमारे लिए खर्चा है, तो हम उसको करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक संगठन का एक प्रारूप नहीं है, यानी कि जो व्यापारिक संगठन है उसका प्रारूप कौन सा नहीं है। एकल व्यापार, साझेदारी, धर्मार्थ ट्रस्ट या फिर संयुक्त स्कंद प्रमंडल। तो फ्रेंड्स अगर हम व्यापारिक संगठन की बात करें जिसके अंदर हम बात करते हैं सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो नहीं आएगा वो है धर्मार्थ ट्रस्ट। धर्मार्थ ट्रस्ट फ्रेंड्स ये व्यापारिक संगठन नहीं होता है, ये किसी की सर्विस के लिए या किसी परोपकार के लिए बनाया जाता है। धर्मार्थ ट्रस्ट किसी की सेवा के लिए, सर्विस के पर्पज से, इसलिए इसको व्यापारिक संगठन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कि किसी के कुछ प्रॉफिट अर्निंग के लिए होती हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप आ गए, पार्टनरशिप आ गई, कंपनी आ गई, ये सारी चीज व्यापारिक संगठन के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है भारत में साझेदारी फॉर्म का संचालन किस अधिनियम से होता है। ऑप्शंस हैं साझेदारी अधिनियम 1920, बी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1956, सी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1943 एंड डी ऑप्शन है साझेदारी अधिनियम 1932। तो फ्रेंड्स जो हमारा भारत में जो पार्टनरशिप एक्ट है वो हमारा लागू होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है, यानी कि मुद्रा बाजार है उसको कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शंस है वित्तीय संस्थान यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी है भारतीय वाणिज्य बैंक यानी कि हमारा इंडियन कॉमर्शियल बैंक, नेक्स्ट है सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, डी है विदेशी बैंक यानी कि फॉरेन बैंक। तो फ्रेंड्स मुद्रा बाजार का जो नियमन होता है वो हमारा इंडिया के अंदर किया जाता है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जेबी से के अनुसार रूल ऑफ थ्री नियम लागू होता है, यानी कि ये रूल ऑफ थ्री है वो हमारा किस पे लागू होता है। प्रगतिशील करों पर, अनुपाती करों पर, प्रतिगामी करों पर या फिर अधोगामी करों पर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अनुपाती करों पर। जो हमारा रूल ऑफ थ्री लागू होता है वो होता है हमारा अनुपाती करों पर। नेक्स्ट है पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यता, यानी कि पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उनको ऐसे इनमें से ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी चीज है जो उनको प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन ए है मत देने का बराबर अधिकार होता है, ऑप्शन बी है मत देने का अधिकार नहीं होता, सी सीमित मत देने का अधिकार होता है या फिर डी पूर्व मताधिकार होता है। तो फ्रेंड्स ये नाम से ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, नाम है पूर्वाधिकार अंशधारियों को सामान्यतः, यानी कि जो पूर्वाधिकारी अंशधारी होते हैं उनको मत देने का कोई अधिकार नहीं होता है। ये सिर्फ इनको राइट होता है कि जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो डिविडेंड इनको प्रायोरिटी होगी कि इनको सबसे पहले दिया जाएगा, लेकिन इनको किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं होता है कि कहीं भी जाके किसी को किसी मीटिंग में वोट कर पाए। तो वोटिंग राइट सिर्फ होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है ह्रास आयोजन के लिए निम्न लेखांकन प्रमाप लागू होता है, यानी कि जो ह्रास लेखांकन यानी कि जो डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट है, प्रोविजन, वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। तो फ्रेंड्स जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो लगाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन से रिगार्डिंग सारे प्रोविजंस गिवन है कि कौन सी सेट्स पे किस तरह से कौन से मेथड के थ्रू लगना है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में ये सारी चीज़ों इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि जो अधिकतम सामाजिक लाभ होते हैं उनका सिद्धांत हमें बताना है किस क्षेत्र में आता है, लाभ से, लगान से, ब्याज से या फिर राजस्व से। तो फ्रेंड्स अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो होता है वो होता है हमारा राजस्व से संबंधित। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी, यानी कि जो फर्स्ट स्कंद विपणि थी उनकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1857, वर्ष 1877, वर्ष 1887 या फिर वर्ष 1948। तो फ्रेंड्स अगर हम प्रथम स्कंद विपणि की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1877 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सहकारी समितियों का पंजीयन है, यानी कि जो सहकारी समिति होती है उसका पंजीयन कराना जरूरी है या नहीं, ये हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं ऐच्छिक, यानी कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कराएं या ना कराएं, और बी है अनिवार्य यानी कि कंपलसरी है, सी है हानिकारक होता है, या फिर डी वांछनीय है। तो फ्रेंड्स सहकारी समितियों का जो पंजीयन होता है वो कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह सहकारी समितियां जो होती हैं ये हमारे उसके लिए बनाई जाती हैं जनता के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो ये सहकारी समितियां जो होती हैं इनका अनिवार्य पंजीयन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो एक पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए मेंबर का, 2, 5, 7 या फिर 50। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई है सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी की। तो यहाँ पर जो मेंबर की संख्या है वो होनी चाहिए 7, मिनिमम है 7 और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें बताना है कि कौन सा किससे मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए है निर्यात आयात बैंक आयात निर्यात हेतु वित्त, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक, सी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि औद्योगिक वित्त, डी है भारतीय खाद्य निगम यानी कि कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संस्था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सुमेलित नहीं हो रहा है यानी कि मैच नहीं कर रहा है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि फ्रेंड्स निर्यात आयात बैंक जो होती है उसका काम होता है कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। रिजर्व बैंक होता है बैंकों का बैंक, क्योंकि ये सभी बैंकों को कभी भी फंड की जरूरत होती है तो वो उनको एज अ लोन प्रोवाइड करती है और खुद रिजर्व बैंक भी उनसे लेती है। और थर्ड है हमारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। तो फ्रेंड्स औद्योगिक विकास बैंक है तो ये उद्योग से रिलेटेड अगर किसी भी फंड की जरूरत होती है तो ये वहां पे किसी भी औद्योगिक जो बिजनेस होते हैं उनको फंड प्रोवाइड करती है। जबकि डी ऐसा नहीं है, जो भारतीय खाद्य निगम है वो कॉमर्शियल संस्थाओं की वित्तीय संस्था नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।